नमस्कार, टीवी9 बिहार झारखंड पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। एक बड़ी खबर इस वक्त यह सवाल उठा रही है कि क्या इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है। इंडिया अलायंस के भीतर क्या केजरीवाल, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की तिकड़ी मिलकर कांग्रेस पार्टी को क्या बौना करने में लगी है? यह बड़ा सवाल उठ रहा है। और यह बड़ा सवाल क्यों उठ रहा है यह भी आपको बता देते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने 5 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। समाजवादी पार्टी भी यहां पर 45 से 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की प्लानिंग कर रही है। और अरविंद केजरीवाल अलग अलग राज्यों में, चूंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, तो अलग अलग राज्यों में अपने दौरे के दौरान कांग्रेस पार्टी और इनके जो नेता हैं अलग अलग राज्यों में, जिनके हाथों में कमान है, उनके खिलाफ बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। तो सवाल यह कि क्या यह तिकड़ी कांग्रेस पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कमजोर करने में लगी हुई है, यह समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, सवाल देखिए बड़ा है इंडिया अलायंस को लेकर। एक तरफ तो एकजुटता को लेकर सवाल होते हैं, इंडिया अलायंस की मजबूती को लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन यहां पर समझने वाली स्थिति यह है कि यह एकजुटता नजर आती नहीं है। ऐसा क्यों? मध्य प्रदेश में नीतीश कैंडिडेट उतार रहे हैं, अखिलेश यादव, और देखिए अखिलेश यादव के बीच में किस तरह की एक बयानबाजी कांग्रेस पार्टी और अखिलेश के बीच देखी गई थी। तो इसके पीछे की राजनीति क्या है? देखिए, इसके पीछे की राजनीति के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम कल के स्टेटमेंट को ही दोहराना चाहेंगे कि आरजेडी के तरफ से क्या बोला गया और जेडीयू के तरफ से क्या बोला गया जी। जब आरजेडी से पूछा गया तो आरजेडी के प्रवक्ताओं ने कहा कि वो अपना उम्मीदवार इसलिए इन राज्यों में नहीं उतार रहे क्योंकि वो इंडिया अलायंस को कमजोर करना नहीं चाहते हैं। उनका साफ मतलब था कि वो कांग्रेस के विरोध में अपने उम्मीदवार को उतारेंगे तो कांग्रेस को ही नुकसान होगा, बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब जेडीयू से पूछा गया तो जेडीयू के तरफ से यह कहा गया कि उन्होंने इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग की बात की थी, लेकिन कांग्रेस सीट देने को तैयार नहीं हुई, इसलिए हमने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है और हम अपना प्रेजेंस वहां पर चाहते हैं। दरअसल जेडीयू भी चाहती है कि उसका प्रेजेंस अलग अलग राज्यों में हो जी। अब सवाल उठता है कि यही चाहत तो अखिलेश यादव की भी है। अखिलेश यादव तो इस कदर बिफर गए थे कि उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस को कह दिया था कि जो ट्रीटमेंट मध्य प्रदेश में उन्होंने समाजवादी पार्टी को दिया है वही उत्तर प्रदेश में उनको मिलने वाला है जी। अब आप अरविंद केजरीवाल पर आ जाइए तो अरविंद केजरीवाल, पंजाब से लड़ाई शुरू होती है, दिल्ली में भी लड़ाई साफ होती सुलझती दिखती नहीं है, और ये लड़ाई मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, यहां तो साफ तौर पर दिखाई पड़ती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग वहां के कांग्रेस के जो नेतृत्व करता है, जिनके हाथ में नेतृत्व है, जो सीएम का चेहरा है, उनको सीधे तौर पर बेईमान बता रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि ये तीनों नेता एक तरफ तो पूरे देश में घूम रहे थे और कह रहे थे, खासतौर पर नीतीश कुमार जो कि विपक्षी एकता के सूत्रधार बताए जा रहे हैं, वो कह रहे थे कि हर हाल में बीजेपी को हराना है जी। तो दूसरी तरफ वो कांग्रेस के विरोध में उम्मीदवार क्यों उतार रहे हैं? और जब ये पूरे देश में घूम रहे थे, सबको इकट्ठा कर रहे थे, तो जब अखिलेश यादव 45 और 50 उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं और तकरीबन 23 का डिक्लेरेशन उन्होंने कर भी दिया है, तो क्या नीतीश कुमार के तरफ से कोई भी पहल हुई कि अखिलेश यादव को समझाया जाए? नहीं। लालू यादव ने पहल जरूर की कि कम से कम जो बयानबाजी के जरिए तलखी दिखाई पड़ रही है और जनता में मैसेज जा रहा है, पर नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। यही बात समझने की है। दरअसल नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये सारे ऐसे नेता हैं, जब 3 मीटिंग हुई और चौथा कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई तो ये सारे वो नेता हैं जो उसी समय से कह रहे थे कि कांग्रेस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर पहले ही बात कर ले। लेकिन ये कांग्रेस ही है जो कांग्रेस चाहती थी कि हर हालत में सीट शेयरिंग की बात 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के बाद की जाए, क्योंकि कांग्रेस जानती थी कि 5 राज्यों में कांग्रेस अगर 2 में भी जीत जाती है तो कांग्रेस का अपर हैंड होगा, इंडिया अलायंस में उसका दबदबा होगा,
क्षेत्रीय दलों के आगे कांग्रेस घुटनों पर नहीं होगी। दरअसल अभी लड़ाई कांग्रेस को घुटनों पर लाने की है। अभी लड़ाई इंडिया अलायंस के भीतर है। दरअसल ये जो तीनों की तिकड़ी है वो ये मान रही है कि अगर इंडिया अलायंस, खासतौर पर जो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में भी ऐसा नहीं है, कोई भी सर्वे ये नहीं कह रहा है कि कांग्रेस बड़ी आसानी से जीत रही है। सभी कह रहे हैं नेक टू नेक बड़ी अच्छी फाइट है। कुछ सर्वेस कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी निकल जा रही है, कुछ कह रही है कि बड़ा कम फासला होगा। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार होगा, जेडीयू का उम्मीदवार होगा और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार होगा, तो आप समझिए कि नुकसान किसको सबसे ज्यादा होगा? कांग्रेस को होगा। इसी तरीके से राजस्थान में तो सर्वेस कह रहे हैं कि बीजेपी की वापसी हो रही है। और आप अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ को भी लेकर के कहा जा रहा है कि लड़ाई अच्छी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस को घेरने के लिए इन तीनों नेताओं ने एक तरीके से तिकड़ी बना ली है, और इन तीनों की तिकड़ी कांग्रेस को घुटनों पर लाना चाहती है कि कांग्रेस अगर राज्य का चुनाव हार जाती है, कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब रहता है, तो कांग्रेस घुटनों के बल रेंगती हुई आएगी और क्षेत्रीय दलों के टर्म्स को मानेगी, क्योंकि कांग्रेस के आगे मजबूरी होगी। और तब जो 2024 के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा उसमें क्षेत्रीय दलों का दबदबा ज्यादा होगा। अब देखिए, देखने वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि आरजेडी का कांग्रेस के साथ बहुत बढ़िया संबंध है। ये दोनों, अगर आप कहें कि कांग्रेस के लिए सबसे ट्रस्टेड अलाई या आरजेडी के लिए सबसे ट्रस्टेड अलाई कोई है तो कांग्रेस है, कांग्रेस के लिए आरजेडी है। इसलिए आरजेडी अपना उम्मीदवार नहीं उतार रही है, लेकिन जेडीयू अपना उम्मीदवार उतार रही है। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की मंशा क्या है। दरअसल ये इस बात से समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार पर कांग्रेस भी उतना भरोसा नहीं कर रही है, और यही बड़ी वजह है कि 4 मीटिंग हो गई और उसमें संयोजक पद नहीं मिला। प्रधानमंत्री पद के चेहरे की बात तो छोड़िए, इस पर तो बात ही होना बंद हो गया, लेकिन कन्वीनर का पद चाहिए था। इससे नीतीश कुमार का इंपॉर्टेंस बढ़ता। लेकिन इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार आए, वो सूत्रधार रहे, पर जो पहली मीटिंग के बाद नीतीश कुमार का कद छोटा दिखाई पड़ने लगा। अब सवाल उठ रहा है कि इंडिया अलायंस में नीतीश का कद छोटा किया गया है, तो अब बाजी नीतीश के हाथ में है, अब बारी नीतीश कुमार के हाथ में है। इसलिए वो कांग्रेस को एक सिरे से खारिज करना शुरू कर दिए और कांग्रेस को कहते ना कट टू द साइज, वो घुटनों पर लाने की कोशिश में लग गए हैं, जिससे कांग्रेस डिफेंसिव रहे। और जब सीट शेयरिंग को लेकर के 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले की बात हो तो कांग्रेस टर्म्स डिक्टेट नहीं करे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आज सुबह मेरी एक जेडीयू के बड़े नेता से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि देखिए, कांग्रेस के साथ हम आए जरूर हैं क्योंकि हमें बीजेपी को हराना है, हम बीजेपी के विरोध में आए, लेकिन हमारे म्यूचुअल रिलेशंस इतने अच्छे नहीं है, हम एक दूसरे पर आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं कर सकते। और कांग्रेस की आदत रही है कि अगर वो बेहतर पोजीशन में आने लगती है तो वो टर्म्स डिक्टेट करती है। उनका कहना यह था कि देखिए, जब वो हिमाचल जीती तो थोड़ी कॉन्फिडेंट हुई, और जैसे ही कर्नाटक जीती तो कांग्रेस का पूरा बिहेवियर और व्यवहार ही चेंज होने लगा। इसलिए ये जो सारी तिकड़ी है, आप देखिए, इन सबको लग रहा है कि अगर कांग्रेस इन 5 राज्यों में 2 राज्य, खासतौर पर 3 बड़े राज्य हैं, अगर यहां इनकी जीत हो जाती है तो फिर ये दावा उत्तर प्रदेश में भी बड़े बड़े दावे करने लगेंगे, बिहार में भी ज्यादा सीटों की डिमांड करने लगेंगे, दिल्ली में भी ज्यादा सीटों की मांग करने लगेंगे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव दबाव में होंगे, और कांग्रेस अभी से ही दबाव की राजनीति शुरू कर चुकी है। अगर दबाव की राजनीति शुरू नहीं करती तो बताइए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए किस तरह के शब्दावली का प्रयोग किया गया। और इतना ही नहीं, आज अजय राय आजम खां से मिलने गए, कांग्रेस कहने लगी है कि
मुसलमानों के लिए कांग्रेस ही पुराना घर है। तो ये मुस्लिम वोट बैंक तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वोट बैंक हैं, तो उसमें सेंधमारी का प्रयास कांग्रेस करने लगी है। अब आप समझ लीजिए कि अगर 3 राज्यों में जीत हो जाती है तो फिर उस जीत के बाद कांग्रेस का आत्मविश्वास इतना बढ़ चुका होगा कि कांग्रेस किसकी सियासी जमीन खिसकाने की कोशिश करेगी, समाजवादी पार्टी की भी। इसलिए अखिलेश भी उतने ही चिंतित हैं, अरविंद केजरीवाल भी उतने ही चिंतित हैं, और साथ ही साथ नीतीश कुमार इस बात को बेहतर समझ रहे हैं कि कांग्रेस को अगर डिफेंसिव नहीं रखा गया तो कांग्रेस चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस का व्यवहार, बातचीत और जो मशवरे का तरीका है वो बिल्कुल अलग होगा और कांग्रेस डिक्टेट करने लगे। बिल्कुल सर, जैसा आपने बताया, और ये इस तिकड़ी का और जो बाकी नेताओं का भी इनको क्या सपोर्ट मिल रहा है ये भी सवाल है, लेकिन इस तिकड़ी का जो कट टू द साइज वाला फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी के लिए है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो स्थिति लगभग क्लियर है। वो तो ये चाह रहे हैं कि भाई इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद ही लोकसभा चुनावों की सीट शेयरिंग पर बातचीत हो। तो अब ये जो कन्फ्लिक्ट है, जिस फॉर्मूले पर ये तिकड़ी निकल पड़ी है, आने वाले विधानसभा के चुनावों पर इसका किस तरह का इंपैक्ट होगा? देखिए, एक बात तो कांग्रेस ने साफ तौर पर इन लोग को मैसेज दे दिया है कि जहां पर हम हैं वहां पर आपकी कोई जरूरत नहीं है जी। इसलिए भोपाल की जो पहली रैली होने वाली थी इंडिया अलायंस की, कमलनाथ ने बिल्कुल उसको सिरे से खारिज कर दिया। दूसरा, आपने सुना कि अखिलेश यादव ने कहा था कि 1-2 बजे रात तक मीटिंग हुई थी और 6 सीटों के आवंटन की बात थी, मतलब कांग्रेस द्वारा समाजवादी पार्टी को 6 सीटें दी जाएंगी, लेकिन कमलनाथ ने उसको भी खारिज कर दिया। और दिग्विजय सिंह ने बता भी दिया कि हाँ बात हुई थी, तो आखिरकार कांग्रेस ने क्यों खारिज कर दिया। दरअसल कांग्रेस किसी भी हालत में नहीं चाहती है कि अपनी सियासी जमीन पर इन क्षेत्रीय दलों को पैर रखने की जगह दी जाए, क्योंकि कांग्रेस अपनी पुरानी गलतियों से सबक सीख चुकी है। उसको बेहतर मालूम है कि दिल्ली में उसने आम आदमी पार्टी के साथ टाइप किया, उसके बाद से कांग्रेस फिसड्डी दिल्ली में हो गई, वो तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। कांग्रेस इस बात को जानती है कि कांग्रेस का अगर असली दुश्मन वोट बैंक के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक दलित, मुसलमान और ब्राह्मण्स हुआ करते थे, अपर कास्ट हुआ करते थे। अपर कास्ट बीजेपी की तरफ चले गए, दलित बीएसपी उठा करके लेके चली गई, और मुसलमान जिनकी संख्या अच्छी खासी है उत्तर प्रदेश में, वो समाजवादी पार्टी के पास चली गई। और जहां तक आप उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि 91% मुसलमानों ने किसको वोट किया था? सपा को वोट किया था। अब सवाल यह उठता है कि ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस को लग रहा है कि जो हमारा मजबूत गढ़ है, किला है, उसमें तो हम इनको घुसने नहीं दें, क्योंकि अगर इनको हमने पैर रखने की जगह दी, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तो कल को मेरे लिए उसी तरह का ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और हमें वैसे ही हाशिए पे धकेल सकते हैं जैसे इन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में किया है। और इसी तरीके से ये लोग भी यही बात समझ रहे हैं कि अगर कांग्रेस मजबूत हो गई और हमें मजबूरन, क्योंकि देखिए एक जो वोट बैंक है जिनको बताना है, बाहर बताना है कि हम साथ मिलकर के बीजेपी को हरा रहे हैं, लेकिन अंदर अपनी सियासी जमीन के लिए आपस में लड़ाई है। अब सवाल उठता है कि अगर ये जीत करके आते हैं और उत्तर प्रदेश में इनको फिर इनके हिसाब से सीटें नहीं देंगे तो कांग्रेस चढ़ जाएगी और इनकी मजबूरी होगी, क्योंकि मुसलमान वोट बैंक एक बड़ा फैक्टर है। अखिलेश यादव डिफेंसिव होंगे, इसलिए आप देखिए कि अखिलेश यादव ने सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं उतारा, तेलंगाना में अखिलेश यादव बीआरएस के पक्ष में प्रचार करने जा रहे हैं, मतलब कांग्रेस के विरोध में प्रचार करने जा रहे हैं। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं भविष्य कि क्षेत्रीय दल बखूबी समझते हैं कि जब तक कांग्रेस कमजोर नहीं रहेगी, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव मजबूत नहीं हो सकेगा। कांग्रेस कमजोर रहेगी तभी क्षेत्रीय दल ज्यादा प्रभावी होंगे। इसलिए खास तौर पर जो ये 3-4 बड़े नेता हैं वो कांग्रेस को कमजोर स्थिति में ही देखना चाहते हैं। इसीलिए
इन राज्यों के चुनाव में आप देखेंगे कि ये जो इनकी तिकड़ी है वो खुल करके सामने आ गई है। वो चाहती है कि ये हारें, और इनकी हार होगी तो जाहिर तौर पर कांग्रेस घुटनों के बल खड़ी रहेगी और इन लोगों से बात करेगी। तब कांग्रेस टर्म्स डिक्टेट नहीं करेगी, क्योंकि अभी हाल ही में कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने कहा कि ये विधानसभा का चुनाव हो जाए, उसके बाद हम सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बात करेंगे। तो जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव के बाद जब परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद वो अगर कांग्रेस के पक्ष में होता है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की परेशानी वो नीतीश के लिए भी खड़े कर सकते हैं, अखिलेश यादव के लिए भी खड़े कर सकते हैं, ममता बनर्जी के लिए भी खड़े कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल के लिए भी खड़े कर सकते हैं। और इन लोगों को बात इसलिए कांग्रेस की माननी पड़ेगी क्योंकि कांग्रेस कहेगा कि देखिए, देश का मिजाज हमारे पक्ष में आ रहा है, हम इतने विधानसभा में जीत करके आ रहे हैं, अगर आप हमें वोट नहीं करेंगे तो जाहिर तौर पर यह नाराजगी मुसलमानों के बीच में जाएगी। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद और खास तौर पर लोकसभा चुनाव कि जो पास आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं में कांग्रेस के लिए आकर्षण बढ़ा है, राहुल गांधी के लिए आकर्षण बढ़ा है। इसलिए ये तमाम क्षेत्रीय दल अंडर प्रेशर भी हैं कि कांग्रेस के साथ टाई अप करके मुस्लिम्स में ये मैसेज दे सके कि देखिए, बीजेपी को हराना हम भी चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ उतने ही ज्यादा कॉशस भी हैं, उतना ही ज्यादा सावधान भी हैं, चौकन्ने भी हैं कि कांग्रेस की सियासी ताकत इतनी ना बढ़ जाए कि क्षेत्रीय दलों के वजूद पर ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाए, वजूद ही मिटने लगे, वजूद ही कमजोर होने लगे और उनको चुनौती सीधा सीधा कांग्रेस से ही मिलने लगे। जी बिल्कुल सर, आपने कहा कि देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जैसे स्थिति स्पष्ट कर दी कि विधानसभा चुनाव के बाद सीट शेयरिंग पर बात होगी। अब ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी वाकई खुद को इतना मजबूत मानकर चल रही है? ये कॉन्फिडेंस उनके भीतर है, या फिर एक बार फिर से, अभी 3 मीटिंग हुई है, क्या एक बार फिर से ऑन टेबल आना पड़ेगा क्या बातचीत के लिए? देखिए, सीट शेयरिंग के लिए तो आना ही पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई है, 14 लोग उसके सदस्य हैं, लेकिन कुछ जमीन पर कुछ दिख तो रहा नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि जमीन पर कुछ दिखे, क्योंकि इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद मेजर फोकस लोकसभा चुनाव होगा, और लोकसभा चुनाव से पहले इनका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, जो कि सबसे डिफिकल्ट और टीडियस जॉब है, और ये करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस के विरोध में यही क्षेत्रीय दल हैं। सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव कांग्रेस को कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में देना चाहते हैं? क्या अखिलेश यादव चाहेंगे कि कांग्रेस के साथ अलायंस हो और उनको 22 और 25 सीटें दे दी जाए, कांग्रेस की औकात ऐसे ही बढ़ा दी जाए जिस कांग्रेस के वोट परसेंटेज विधानसभा चुनाव में 2 कुछ थे? अखिलेश यादव कभी नहीं चाहेंगे। अखिलेश यादव चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर ही रहे। कांग्रेस कमजोर रहेगी, वही अखिलेश यादव की मजबूती का आधार बनेगा। यही हालत लालू प्रसाद और नीतीश कुमार भी नहीं चाहेंगे। सवाल ये उठता है, लेकिन लालू प्रसाद ये बेहतर समझते हैं कि ठीक है, कांग्रेस अभी बिहार में मजबूत होने नहीं जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार राष्ट्रीय फलक पर नहीं चाहते कि कांग्रेस इस तरीके से मजबूत हो जाए कि कोई उसके नेतृत्व को चुनौती देने के लिए खड़ा ही ना हो सके। क्योंकि देखिए, जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो फिर जाहिर तौर पर सीटों पर समझौते की बात होगी, फिर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के लिए मशक्कत होगी, फिर एक नेता चुनने की बात होगी। कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, उसमें कांग्रेस अगर कमजोर होगी तभी क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ सकता है। अगर कांग्रेस बिल्कुल मजबूत दिखेगी तब तो सवाल उठता है कि भाई उसका पैन इंडिया प्रेजेंस है, वो कई राज्यों में उसकी सरकार है, उसके ज्यादा एमपी जीत करके आए हैं, तो प्रधानमंत्री भी उसके होने चाहिए, नेता भी उसके होने चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी तो ये मानने को तैयार नहीं है, नीतीश कुमार भी अंदर खाने ये मानने को तैयार नहीं है, अखिलेश यादव भी पहले कई तरह के बयान दे चुके हैं, और अभी हाल फिलहाल में अखिलेश यादव की पार्टी के लोगों ने कहा भावी पीएम, केजरीवाल को लोग भावी पीएम बता रहे हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटी ये तमाम क्षेत्रीय दल तो चाहते ही हैं कि ऐसी संभावना बरकरार रहे जिनमें उनके लिए एक संभावना हो।
ताकि अगर मौका मिले तो वो भी पीएम पद तक जा सकें। इसलिए वो बहुत ही सेफ पैसेज कांग्रेस को देने के पक्ष में नहीं है कि कांग्रेस के लिए बिल्कुल खुला हुआ मैदान मिल जाए और वो इन लोगों की मदद से कांग्रेस सरकार बनाने के लिए आगे आ जाए। तो जाहिर तौर पर उस तरह का सिनेरियो क्षेत्रीय दल कभी नहीं चाहता, क्योंकि उनके राज्य में भी दिक्कत हो जाएगी कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो, और लोकसभा में दिक्कत तो होगी होगी। और अगर बीजेपी मजबूत रहती है तो जाहिर तौर पर ये क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में बीजेपी का डर दिखा करके मुसलमानों का वोट लेने में कामयाब तो होते ही होते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। अब इसमें जैसा हर बार विपक्ष पिछले कुछ सालों में विपक्षी एकता को लेकर या विपक्षी गठबंधन को लेकर जब जब बातें हुई हैं सर, तब तब एक कहावत कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरह की चीजें आ रही है। अब जैसे प्रेशर पॉलिटिक्स या पावर पॉलिटिक्स इंडिया अलायंस के भीतर ही देखी जा रही है, ये टैक्टिक्स जो चल रही हैं। अब इसमें अगर इतना ये जो स्थिति है क्या अविश्वास पैदा करेगा और इंडिया अलायंस के भविष्य पर, उसके अस्तित्व पर क्या सवाल इससे खड़े होंगे? देखिए, पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि विधानसभा स्तर पर क्या इनका अलायंस होगा जी, तो अब तो ये क्लियर हो गया कि ये विधानसभा के स्तर पर अलायंस नहीं है। बिल्कुल। और विधानसभा के स्तर पर कंफ्यूजन था, ये अखिलेश यादव के बयानों से भी साफ झलक गया कि पहले कांग्रेस क्लियर करे कि ये गठबंधन विधानसभा स्तर पर है या सिर्फ लोकसभा स्तर पर है, तो ये भी साफ हो गया। चलिए, अब लोकसभा स्तर पर है तो लोकसभा स्तर पर भी तकरीबन 200 ऐसी सीटें हैं जहां पर इनकी लड़ाई आपस में ही है। वहां ये कैसे सीटों का बंटवारा करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ आप देख लीजिए, बंगाल में ममता बनर्जी लेफ्ट को कैसे अकोमोडेट करेंगी, ये बड़ा सवाल है। केरल में लेफ्ट कैसे कांग्रेस के साथ आएगा, या फ्रेंडली फाइट होगा, जिसको हम फ्रेंडली फाइट कहते हैं। तो देश में सवाल उठेगा कि इंडिया अलायंस है क्या, और ये किस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ढूंढ पाते हैं, जो सबसे डिफिकल्ट काम है। वही सवाल बार बार पूछा जाता है। और मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि बिहार के अंदर भी जिस तरह के कॉन्ट्राडिक्शंस दिखाई पड़ते हैं, उसमें सवाल जरूर उठेगा कि आखिरकार किस तरह का गठबंधन है और उठ रहा है। उसमें ये कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे, लेफ्ट को कितनी सीटें देंगे, फिर क्या जेडीयू के 16 सांसद जिस लोकसभा से जीते हुए हैं, क्या सब वहीं से वापस रिपीट कराए जाएंगे, या कई सांसदों को टिकट नहीं मिलेगा, जो मेरी जानकारी है, तो वो क्या करेंगे। तो कई तरह की आप रस्साकशी देखेंगे जो जो लोकसभा चुनाव आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले तो इंडिया गठबंधन के अंदर ही लड़ाई है। कांग्रेस के सबसे ट्रस्टेड एलाई लालू प्रसाद जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए उतने ट्रस्टेड नीतीश नहीं है। आखिरकार नीतीश की पोजीशनिंग क्या होगी। अरविंद केजरीवाल भी राष्ट्रीय फलक पर अपनी पोजीशन खोजेंगे, ममता बनर्जी भी सोचेंगी कि हम कहां पर होंगे। तो जाहिर तौर पर, और जब इन सबको कांग्रेस से भिड़ना होगा, तो क्या कांग्रेस के विरोध में ही इंडिया अलायंस के अंदर क्या ये लोग एक ग्रुप तैयार करेंगे ताकि कांग्रेस इन लोगों पे डोमिनेट ना कर सके। तो बहुत सारी ऐसी चीजों को हम और देखेंगे, क्योंकि अभी इन 5 राज्यों के चुनाव में एक बात तो साफ हो गया कि जैसे कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कहा अखिलेश वखलेश, मतलब मध्य प्रदेश में अखिलेश कौन है, उसी तरीके से अगर अखिलेश बिहेव करते हैं तो जाहिर तौर पर ये इंडिया गठबंधन किस तरीके से जमीन पर उतर पाएगा। क्योंकि देखिए, चुनाव में से पहले नेताओं का 4 शहर में बैठना और जमीन पर कार्यकर्ताओं का दिल मिलना, दोनों में आकाश और जमीन का फर्क होता है। अगर ये लोग दिल मिलवाने में कामयाब होते हैं तो जाहिर तौर पर चुनाव बहुत अच्छा होगा और जबरदस्त लड़ाई होगी। लेकिन अगर ये दिल मिलवाने में कामयाब नहीं होते हैं, जिस तरह का हम देख रहे हैं, क्योंकि नेताओं की बातों में ही एक रूपता नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक सबकी महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मार रही हैं, और इसीलिए कहते हैं कि भाई उनकी पार्टी को नेशनल स्टेटस चाहिए, इसलिए हमने अपने उम्मीदवार उतारे। तो ऐसे कई बहाने हैं जिसकी आड़ में अपने उम्मीदवार उतारेंगे, फिर कल कहेंगे कि हम इतनी सीटें कांग्रेस को नहीं दे सकते, कांग्रेस कहेगी हम इससे कम सीटों पर लड़ नहीं सकते। तो दिल्ली में क्या होगा, पंजाब में क्या होगा, उत्तर प्रदेश में क्या होगा, वेस्ट बंगाल में क्या होगा, केरल में क्या होगा, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर क्या होगा उसको लेकर के गंभीर
जटिलताएं हैं, उन जटिलताओं से निकलना इंडिया अलायंस के नेताओं के लिए बड़ी गंभीर चुनौती है। विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें यह साफ दिखाई पड़ा कि इन चुनौतियों से ये पार्टियां निकल नहीं पाई हैं। तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले निकल पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो जटिलताएं और जिस तरह की पॉलिटिक्स इंडिया अलायंस के भीतर चल रही है विधानसभा चुनावों से पहले, वो तमाम बारीकियां पंकज जी ने मैं बताई। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। लेकिन जिस तरह की चीजें और खबरें हैं, नीतीश कुमार ने मध्य प्रदेश में 5 अपने कैंडिडेट्स उतारे, उसके बाद से ये सवाल उठने लगा, क्या नीतीश कुमार, अखिलेश और केजरीवाल की तिकड़ी कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने पर लगी हुई है विधानसभा चुनावों में, खासकर क्योंकि 2024 के लिए ये जो कांग्रेस बनाम क्षेत्रीय दलों की एक लड़ाई अलायंस में बन गई है, ये एक सेफ पैसेज कांग्रेस को नहीं देना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये जानकारी और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मसले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय आप कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। और बिहार झारखंड से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें टीवी 9 बिहार झारखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।